हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम एक और नई क्लास में। और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण की। व्याकरण में टोटल हमारे 4 टॉपिक है। इसमें इस क्लास में व्याकरण के जो अलंकार है, जैसे मान लीजिए शब्द शक्ति है, अलंकार है, पारिभाषिक शब्दावली है, इनके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम इसमें करने वाले हैं। और भाषा व्याकरण और लिपि के प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। हाँ, वो इसमें भी कुछ आ सकते हैं। तो अंतिम रूप से ये क्लास जो है वो कल के एग्ज़ाम के लिए विशेष रूप से स्पेशली बनाई गई है। आप लोग एक बार ज़रूर इसे कम्प्लीटली देख लेना, निश्चित रूप से आपको इसमें से प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ पे अलंकार है। शब्द क्या है? एक ही है और वो एक शब्द अपने अनेक अर्थ प्रकट करे। कई बार तो क्या होता है कि शब्द रिपीट होता है, शब्द की जब आवृत्ति होती है तब तो अर्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है। पहचानना पड़ेगा आपको कि शब्द एक है और अपने अनेक अर्थ प्रकट करे। तो अब इसका ना ऐसे याद रखो कि शब्द एक, शब्द एक, शब्द एक और अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, तो वहां पे होता है बच्चों श्लेष अलंकार। अर्थ अनेक, अनेक, तो वहां पे क्या अलंकार होता है? वहां पे होता है श्लेष अलंकार। ऐसे याद रखना है, यहाँ पे श्लेष होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द मोती, मानुष और चून तीनों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। मोती के लिए उसकी चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और पानी के लिए, चूने के लिए पानी। ठीक है, तो ये हो गया श्लेष अलंकार। आइए दूसरा प्रश्न। गंगा जल सा पावन मन है। काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः अलंकार कौन सा है? एक शब्द पे आपको ध्यान देना है, सा शब्द होता है। इस शब्द से अलंकार पहचाना जाता है। जहां कहीं भी सा, से, सी, मतलब के समान जब तुलना हो रही हो और के समान की जब बात हो रही हो या इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो वहां पे हमेशा उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में क्या होता है पता है? कि उपमेय की उपमान से तुलना होती है। उपमेय की, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। ठीक है ना, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। आपको तो शब्द पकड़ लेना है, सा, से, मतलब समानता जब दर्शाई जा रही हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुनहले सूरज, सुनहले सूरज में अलंकार कौन सा है? बताइए। देखो सिंपल सा है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन अनुप्रास में भी आपको पता है ना, इसके भी 4 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला जो बच्चों भेद होता है वो होता है छेकानुप्रास। याद होगा आपको, कल हमने देखा था छेकानुप्रास। उसके बाद इसका जो दूसरा भेद होता है वो होता है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, ये 4 भेद इसके नाम याद रखना। वृत्यानुप्रास, ठीक है। एक होता है श्रुत्यानुप्रास, 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 और एक होता है अंत्यानुप्रास, है ना। चौथा होता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ये 4 भेद होते हैं। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि अनुप्रास में कौन सा भेद है तो ये होगा छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है? किसी वर्ण की सिर्फ एक बार आवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए अनुप्रास में तो क्या होता है, कुछ ऐसे उदाहरण है जिसमें कई बार 2-3 बार तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। लेकिन इसमें सुनहले सूरज केवल स वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो रही है। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन, एक बार तो आया है उसकी एक बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे छेकानुप्रास होता है। तो अगर मान लीजिए परिभाषा आ जाती है छेकानुप्रास किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है। वृत्यानुप्रास में क्या होता है? किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसका ऑपोजिट हो गया ये, बार बार जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तो वृत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? किसी भी वर्ण के जो उच्चारण स्थल है वो एक जगह से होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं प, फ, ब, तो ये सभी है ना होठों को मिला करके तो ये ओष्ठ्य कहलाते हैं।
और अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि किसी काव्य पंक्ति के अंत में जब ध्वनि एक जैसी होती है तो वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। तो ये 4 भेद, और कुछ लोग लाटानुप्रास भी मानते हैं, 5वां भेद भी है, बट आप 4 याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, देखो लिखा हुआ है कि अलंकार की विशेषता क्या है। तो अलंकार की विशेषता है बच्चों काव्य की शोभा बढ़ाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, काव्य की आत्मा नहीं है, रस को काव्य की आत्मा माना। अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। और दूसरा है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अलंकार काव्य का अंतरंग तत्व है, कोई जरूर नहीं, अंतरंग तत्व नहीं कह सकते। और अलंकार के बिना काव्य असंभव है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई बिना अलंकार के भी काव्य की रचना की जा सकती है। चौथा प्रश्न का राइट आंसर बी हो गया। 5वां प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखेंगे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, ये अनुप्रास का नहीं है, ये श्लेष का उदाहरण है। ध्यान देना, ये कौन से अलंकार का उदाहरण है भाई, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। हमें अनुप्रास का चाहिए। मीठी लगे अखियन लोनाई, अब लोनाई का मतलब होता है खारी, खारी आंखें मीठी कब लगती है, ये विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है भाई, है ना, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। आगे का है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे यमक अलंकार का उदाहरण है, यमक अलंकार का उदाहरण है। और फिर लिखा भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और अनुप्रास में भी अगर पूछा जाए अनुप्रास में कौन सा है, तो वृत्यानुप्रास, क्योंकि किसी वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है, व्रत बनता है, तो वहां पे वृत्यानुप्रास होता है। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, एक बात और ध्यान रखना, चलो ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और राइट आंसर हो गया द। छठा प्रश्न देखो, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित है। तो बच्चों कई 15 से लेकर के 18 बोलियां है ना, 15 से लेकर के 18 बोलियां हैं, और 5 इसकी उप बोलियां हैं। इसकी 5 उप बोलियां हैं, 5 उप बोलियां हैं, उप बोलियां या हाँ उप बोलियां हैं, 5 उप बोलियां, 5 वर्गों में इसे विभाजित किया जाता है ना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 15 लिखा है यहाँ पे, 15 से 18 है। हाँ, यमक अलंकार का उदाहरण बताइए। यमक अलंकार का उदाहरण बताना। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भी भिन्न होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, तारा घट उषा नागरी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, और मनो नीलमणि, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती और 3 बेर खाती। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न है, दोनों बार अर्थ भिन्न है। 3 बेर खाना मतलब 3 टाइम भोजन करना, 3 समय भोजन करना। 3 बेर खाना मतलब 3 वो जो फल होते हैं ना, बेर, वो खा करके जीवन जीना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। मैंने पहले भी बताया, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आपको अगली पंक्ति भी याद करनी है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ होते हैं। जब शब्द एक अर्थ अनेक, मैंने बताया ना आपको, शब्द एक अर्थ अनेक, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती के लिए और मनुष्य के लिए और चूने के लिए, तीनों के लिए इसका अलग अलग अर्थ है, इसलिए पानी में श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न हो गया, निम्न में से अर्थालंकार है। अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए वहां अर्थालंकार होता है। अनुप्रास है, उपमा है, श्लेष है या यमक है। तो देखो, अनुप्रास शब्दालंकार हो गया, उपमा अलंकार शब्दालंकार हो गया, श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार हो गया, और यमक, इसका मतलब उपमा जो है ना, उपमा जो है वो शब्दालंकार, अर्थालंकार शब्दालंकार नहीं है। अलंकार किस भाषा का शब्द है, तो बच्चों अलंकार जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे, वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के 2 या अधिक अर्थ होते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार अभी हमने किया ना, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आगे लिखा है, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार। ये कल हमने जो अलंकार वाली क्लास करी थी उसमें अच्छी तरह से आपको समझाया। बैनी बैनी दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है, 20 मह ये गोदावरी अमृतन के फल देत। भाई 20 मह है का मतलब कि 20 के समान है, और फल कैसा देती है, अमृत के समान। तो ये तो एक विरोधाभास हो गया, तो विरोधाभास अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजित है। यहाँ पे अलंकार कौन सा है, तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। समझ में आ रहा है आपको, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे
अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? तो शब्द शक्ति के भेद है, 3 भेद है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। तो यहाँ पे कहा गया अभिधा, लक्षण, व्यंजना, रस जो है ना, ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ बताइए। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ी उक्ति, यानी एक बात कुछ बात कही जाए, उसका अर्थ जो भिन्न निकाला जाए, सामने वाला उसका अर्थ भिन्न निकाले, है ना, श्रोता, तो वहां पे क्या होता है कि वक्रोक्ति होती है, व्यंग्यार्थ होता है इसमें। नेक्स्ट है, कालिंदी कुल कदम की डारण पंक्ति में अलंकार कौन सा है? क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो, नेक्स्ट लिखा है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, इसमें अलंकार कौन सा है? तो साफ साफ है इसका श्लेष अलंकार हो गया यहाँ पे। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में किसकी वृद्धि होती है? अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति कौन सी होती है? शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, तो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। और शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। लक्षणा के 2 भेद हैं और व्यंजना के भी 2 भेद हैं। नेक्स्ट देखो, शाब्दी और आरती किस शब्द शक्ति के भेद है? अभी हमने बताया ना कि जो शब्द शक्ति होती है हमारी, उसमें एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति और एक होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, आरती व्यंजना और शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना। और उसी तरीके से लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो ये हो गया शाब्दी और आरती व्यंजना के भेद हो गए। एक बार मैं लिख देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता हो। शब्द शक्ति, देखो शब्द शक्ति, ये होगी शब्द शक्ति। अब देखो यहाँ इसके 3 भेद हो गए, 1, 2 और 3। एक तो हो गया अभिधा, जहाँ मुख्य अर्थ निकलता है, अभिधा। दूसरा हो गया लक्षणा, जहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। और एक हो गया अभिधा, लक्षण और व्यंजना, जहाँ पे कोई तीसरा ही अर्थ निकलता हो, व्यंजना। ठीक है, अब देखो लक्षणा के 2 भेद हैं। लक्षणा के 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो होता है रूढ़ा लक्षणा, और एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। और इसी तरीके से व्यंजना के 2 भेद है, शाब्दी और आरती व्यंजना। दूसरा भेद है आरती व्यंजना। ठीक है, आरती। तो इस तरीके से ये शब्द शक्तियां होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? बच्चों, उसे अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? शब्द की शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो बच्चों, लक्षणा की शर्तों में व्यंग्यार्थ शामिल नहीं है। ठीक है, रूढ़ा या प्रयोजन होता है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस काव्य में प्रयुक्त बैल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है बैल शब्द में। ठीक है, लक्षणा। उसके बाद देखो, मुहावरा और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वो शब्द शक्ति होती है लक्षणा। जहां भी मुहावरे, लोकोक्तियां प्रयुक्त होती है वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे क्या होता है? अनुप्रास होता है। उसके बाद देखो, जहां लक्षणा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ पे देखो अभिधा शब्द शक्ति है। उस अबोध को मत मारो। उसके बाद रमा ने कहा, ये लक्षणा व्यंजना हो गया। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। तो यहाँ पे देखो जो डी शब्द है, डी जो ऑप्शन है बच्चों, इस डी ऑप्शन में लक्षणा शब्द शक्ति है। क्या पूछे? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग डी में हुआ है। नेक्स्ट, राम ने मोहन से कहा तुम्हारे चेहरे से सरता झलक रही है। तो बच्चों यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। और 30वां प्रश्न है, इस बुढ़िया को न सताओ यह तो निरी गाय है। यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमने 30 प्रश्न किए हैं और कोशिश करूंगा एक आधी क्लास और अवेलेबल करा दूं। आप सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आगे अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या हिंदी साहित्य है तो इसी तरीके से शानदार ढंग से हम तैयारी करेंगे। आप लोग रेडी रहेंगे आगे आने वाली क्लासेस के लिए। और इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, BSTC की जो तैयारी बच्चे करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का नंबर मिलेगा, उसे लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन कर लेना। क्योंकि हम BSTC की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने वाले हैं। साथ ही साथ जो चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती आई है, 50,000 भर्ती आई है, सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है आपके पास में। तो नंबर नोट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 9079622989। ये नंबर रहेगा, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।